नमस्कार दोस्तों। विद्या क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, हमारी ये जो करंट की क्लास हो रही है, इसको आप दिन प्रतिदिन क्या करते रहे, रिवाइज करते रहे, जिससे आपको आपके आगामी जो परीक्षा है सीईटी 12th और सीईटी ग्रेजुएशन, उसमें आपको करंट से लेकर किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। आप क्या करें, इनको रिवाइज करते रहें और अपनी बुक और नोटबुक और पेन हमेशा क्या रखें, साथ रखें और इनको नोट डाउन करते रहें। तो शुरू करते हैं हम हमारी आज की करंट की क्लास। तो देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान बिंग तांग से क्या किया गया, इनको सम्मानित किया गया है। बात हो रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, इनको हाल ही में देश के राष्ट्रीय सम्मान बिंतांग से सम्मानित किया गया है। बात करें बिंतांग की, तो यह इनका 35वां राष्ट्रीय सम्मान, अंतरराष्ट्रीय सम्मान है। 35वां इनका अंतरराष्ट्रीय सम्मान है। बात करें हम हमारे पहले की, इनको पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मान कब मिला? फर्स्ट इनको अंतरराष्ट्रीय सम्मान मिला था अप्रैल 2016 में। कब मिला था? अप्रैल 2016 में। और बात करें देश, देश कौन सा था इस समय? देश था यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। बिंतांग जो है 35वां राष्ट्रीय सम्मान है। और बात करें पहले राष्ट्रीय सम्मान की, तो पहला कब मिला था इनको? अप्रैल 2016 में। और देश कौन सा था? यूएई। अच्छा, हम हमारे ऑप्शन पे चर्चा करें दोस्तों। अभी हाल ही में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, वह 6 जुलाई से 11 जुलाई तक 6 जुलाई से 11 जुलाई तक इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, इसके दौरे पर है। कौन? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 से 11 जुलाई तक इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे पर है। पहला राष्ट्रीय सम्मान इनको यूएई देश से दिया गया था। बात करें बिंतांग की, बिंतांग के संबंध में सही उत्तर हो जाएगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान बिंतांग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या किया गया? सम्मानित किया गया। अगर हम इनके राष्ट्रपति की बात करें, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति की बात करें, तो कौन हो जाएंगे? प्रबोवो सुबियांतो। कौन हो जाएंगे? प्रबोवो सुबियांतो। ये कौन हो जाएंगे? इसके इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। आइए आगे देखिए। अच्छा, ये इनका 35वां राष्ट्रीय सम्मान है। 35वां राष्ट्रीय सम्मान है। पहला कब मिला इनको? अप्रैल 2016 में। कब मिला इनको? अप्रैल 2016 में। और अगर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति की बात करें हम, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति की बात करें तो कौन हो जाएंगे? प्रबोवो सुबियांतो। ये कहाँ के राष्ट्रपति हैं? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। अच्छा, नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री है, इनका पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मान कब मिला था इनको? अप्रैल 2016 में। कब मिला था इनको? अप्रैल 2016 में। कौन से देश से मिला था? यूएई देश से। कौन से देश से मिला था? यूएई देश से। किंग अब्दुल अजीज शेख, ये क्या था? राष्ट्रीय सम्मान। ये क्या था? राष्ट्रीय सम्मान। कौन से देश का था? यूएई देश का सम्मान, राष्ट्रीय सम्मान। किंग अब्दुल अजीज शेख कहाँ का था? यूएई का। कब मिला ये इनको? अप्रैल 2016 में। देश, अच्छा, और देश कौन सा हो गया? यूएई। और वर्तमान में कौन सा मिला? 35वां। कौन सा देश हो जाएगा? इंडोनेशिया। और सम्मान का नाम क्या हो जाएगा? बिनतांग। क्या हो जाएगा? सम्मान का नाम बिनतांग। ये क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है? जूलियस बेयर इंडेक्स। जूलियस बेयर इंडेक्स के अनुसार दुनिया के सबसे महंगे शहरों की रैंकिंग में पहला स्थान किसका है? जूलियस बेयर इंडेक्स जो है, दुनिया के सबसे महंगे शहरों की रैंकिंग में सबसे पहला स्थान किसका है? बात करें हम जूलियस वेरे इंडेक्स की, ये क्या करता है? दुनिया के सबसे महंगे शहरों की क्या बनाता है? एक सूची बनाता है। क्या बनाता है? दुनिया के सबसे महंगे शहरों की, दुनिया के सबसे महंगे शहरों की क्या करता है? ये सूची तैयार करता है। कि क्या करता है? सूची तैयार करता है। कौन? जूलियस बेयर इंडेक्स। अच्छा दोस्तों, ऑप्शन पे चर्चा करें, सिंगापुर, जूरिक, मोनाको और हांगकांग। ये जो चारों देश है, ये दुनिया के सबसे महंगे शहरों में शामिल है। बात करते हैं हमारे सभी ऑप्शन पे। हांगकांग दुनिया का चौथा सबसे क्या महंगा शहर है। हांगकांग दुनिया का, अभी हाल ही में इनकी रैंकिंग जारी की गई है, तो वर्ष 2026 की जो रैंकिंग है, इसके अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा जाएगा? हांगकांग। और मोनाको जो है, दुनिया का तीसरा सबसे महंगा शहर हो जाएगा। कौन? मोनाको। हांगकांग चौथा, मोनाको तीसरा। ज्यूरिक, ज्यूरिक की बात करें तो ये दुनिया का सेकंड सबसे महंगा शहर
हो जाएगा। अच्छा, जारी किसने की है ये रैंकिंग? जूलियस बेयर इंडेक्स ने क्या करी है? ये रैंकिंग जारी करी है। हम हमारे सही उत्तर की बात करें, सिंगापुर जो है दुनिया का पहला सबसे महंगा शहर है। और दोस्तों अगर हम टॉप 10 शहरों की बात करें, टॉप 10 शहरों में एक भी अमेरिकी देश शामिल नहीं है। टॉप 10 जो शहर है उनमें एक भी अमेरिकी देश शामिल नहीं है। इनमें एक भी अमेरिकी देश शामिल नहीं है टॉप 10 में। पहले पे सिंगापुर, दूसरे पे ज्यूरिख, तीसरे मोनाको और चौथे पे हांगकांग। आगे देखिए, टॉप 10 की बात करें हम तो टॉप 10 में एक भी कौन सा देश शामिल नहीं है? अमेरिकी देश शामिल नहीं है। ये देखिए, सिंगापुर फर्स्ट, ज्यूरिख सेकंड, मोनाको थर्ड, हांगकांग फोर्थ, लंदन 5, शंघाई 6, पेरिस 7, सिडनी 8, मिलान 9 और बैंकॉक 10। इन टॉप 10 शहरों की बात करें तो इन टॉप 10 शहरों में एक भी ऐसा अमेरिकी देश शामिल नहीं है जो क्या करता हो, दुनिया के टॉप 10 शहरों में अपना स्थान रखता हो। आइए आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है? हाल ही में शाहपुर जादरान, हाल ही में शाहपुर जादरान का निधन हो गया है। शाहपुर जादरान जो है, हम बात करें कि कौन से देश से संबंधित है, देश की बात करें तो देश कौन सा हो जाएगा? अफगानिस्तान। कौन? शाहपुर जादरान। हाल ही में शाहपुर जादरान का क्या हो गया? निधन हो गया है। इनका संबंध किस खेल से है? देश की बात करें तो देश तो कौन सा हो जाएगा? अफगानिस्तान। और खेल की बात करें तो ऑप्शन देखिए, क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी और बेसबॉल। सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्रिकेट। शाहपुर जादरान जो है ये एक लाइलाज बीमारी से जूझ रहे थे और दिल्ली एम्स में क्या चल रहा था? इनका इलाज चल रहा था। बात करें 7 जुलाई की तो 7 जुलाई को क्या हो गया? इनका निधन हो गया था। 7 जुलाई को क्या हो गया? इनका निधन हो गया था। किसका? शाहपुर जादरान का। जो किससे संबंधित है? क्रिकेट से। और कहाँ के रहने वाले थे ये? अफगानिस्तान देश के रहने वाले थे। बात करें हम ब्रिजमैन ऑफ इंडिया, ब्रिजमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ब्रिजमैन ऑफ इंडिया, ये देखिए, ब्रिजमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? अच्छा, इनको कहा क्यों जाता है? क्योंकि इन्होंने लगभग 140, कितने? लगभग 140 जो है उन्होंने कम लागत के क्या बनाए? ब्रिज बनाए। क्या बनाए? कम लागत के ब्रिज, बांस के ब्रिज बनाए कम लागत के। कितने? लगभग 140 के आसपास इन्होंने ब्रिज बनाए। तो इसी कारण क्या कहा जाता है इन्हें? ब्रिज मैन ऑफ इंडिया। बात करें हमारे ऑप्शन की, सम्राट चौधरी की बात करें तो ये क्या? मुख्यमंत्री। अच्छा, ये क्या? मुख्यमंत्री। अच्छा, मुख्यमंत्री भी कहाँ के हैं? ये बिहार राज्य के मुख्यमंत्री है। क्या है? बिहार राज्य के ये क्या है? मुख्यमंत्री। बात करें अभिषेक बनर्जी की, अभिषेक बनर्जी क्या है? टीएमसी विधायक। कहाँ क्या है ये? टीएमसी विधायक। और कहाँ के है ये? पश्चिम बंगाल के। कहाँ के है ये? पश्चिम बंगाल के। बात करें हम ग्रेगरी फोर्थ, ग्रेगरी फोर्थ क्या है? मानव विज्ञान से संबंधित है। किससे संबंधित है? मानव विज्ञान से। ग्रेगरी फोर्थ किससे आ जाएंगे संबंधित? मानव विज्ञान से। ग्रेगरी फोर्थ का संबंध किससे है? मानव विज्ञान से। इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे भी आगे, है ना। तो डॉक्टर गिरीश भारद्वाज क्या देगा हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर, जिनको क्या कहा जाता है? ब्रिजमैन ऑफ इंडिया। और इन्होंने लगभग 140 ब्रिज क्या करे हैं? बनाए हैं। कम लागत के 140 ब्रिज बनाए हैं। अच्छा, आगे देखिए। अच्छा, ये डॉक्टर गिरीश भारद्वाज जो है इन्हें क्या कहा जाता है? ब्रिजमैन ऑफ द इंडिया, ब्रिजमैन ऑफ द इंडिया। क्या कहा जाता है इन्हें? ब्रिजमैन ऑफ द इंडिया कहा जाता है। अच्छा, ये निवासी कहाँ के थे? ये दक्षिण कन्नड़ जो कर्नाटक की जगह है उसके क्या है? ये निवासी है। ब्रिजमैन ऑफ द इंडिया डॉक्टर गिरीश भारद्वाज। इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है वर्ष 2017 में। डॉक्टर गिरीश भारद्वाज, जिन्हें ब्रिजमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, इन्हें वर्ष 2017 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। इन्होंने 140 से अधिक कम लागत का झूला, सस्पेंशन फुट ब्रिज क्या किया है? इन्होंने बनवाया है। कम लागत का सस्पेंशन फुट ब्रिज क्या करा है? इन्होंने बनवाया है। बात किसकी हो रही है? डॉक्टर गिरीश भारद्वाज की। ये आगे ग्रेगरी फोर्थ, ग्रेगरी फोर्थ को क्या कहा जाता है? एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट मतलब ये क्या करते हैं? मानव जाति, उसकी सभ्यता, उसकी संस्कृति, उसकी भाषा से संबंधित क्या करते हैं? ये रिसर्च, अनुसंधान करते हैं। कौन? ग्रेगरी फोर्थ। एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी कहा जाता है इन्हें। ये क्या? मानव जाति के इतिहास, विकास
उनके सामाजिक व्यवहार, उनकी भाषाओं और उनकी संस्कृतियों का क्या करते हैं, अध्ययन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, मानव विज्ञान। क्या कहते हैं इन्हें, मानव विज्ञान। क्या कहते हैं इन्हें, मानव विज्ञान। कौन, ग्रेगरी फोर्थ, इन्हें क्या कहते हैं, मानव विज्ञान। ठीक है, मानव से संबंधित जो सभ्यता संस्कृति है, उनकी भाषाएं, उनके रीति रिवाज, उनके सामाजिक व्यवहार, उन सबका अध्ययन कौन करते हैं, ग्रेगरी फोर्थ। और डॉक्टर सम्राट चौधरी के संबंध में हम बात कर चुके हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री है बिहार के। बिग मैन ऑफ इंडिया कौन हो जाएंगे, डॉक्टर गिरीश भारद्वाज, जो दक्षिण कन्नड़ के क्या है, निवासी है। अच्छा, किस संस्थान ने बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय, बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय के साथ मिलकर जलवायु परिवर्तन, बढ़ते तापमान, लू और मरुस्थलीकरण जैसी चुनौतियों को लेकर एमओयू किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। किसने किया, बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय ने। अच्छा, मेमोरेंडम ऑफ इसके अंडरस्टैंडिंग के संबंध में बात करें तो ये क्या है, एक औपचारिक लिखित दस्तावेज। क्या है ये, औपचारिक लिखित दस्तावेज। क्या हो जाएगा, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, औपचारिक लिखित दस्तावेज। अच्छा, ये हुआ किस किस के मध्य है, बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय ने किस संस्थान के साथ में किया। ऑप्शन देखिए, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर, भारतीय उष्ण देशीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर। दोस्तों, ये जो भारतीय संस्थान से संबंधित जो संस्थान है, इनको भी हमको ध्यान में रखना है कि कभी नाम देकर और उनसे संबंधित जगह पूछ ली जाती है। तो भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर है, बेंगलोर। भारतीय उष्ण देशीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पर है, पुणे। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, नई दिल्ली। भारतीय प्रौद्योगिकी, आईआईटी भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, आईआईटी। आईआईटी कहाँ, राजस्थान में, जोधपुर में। और हम हमारे सही उत्तर की बात करें तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, भारतीय उष्ण देशीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे। इसने क्या किया है, बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय के साथ में औपचारिक लिखित दस्तावेज या एमओयू किया है। क्यों किया है, जलवायु परिवर्तन, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसके संबंध में। अच्छा, उससे जो क्या तापमान बढ़ रहा है उसके संबंध में, लू और मरुस्थलीकरण जैसी चुनौतियों को लेकर क्या किया है, एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग या औपचारिक लिखित दस्तावेज। जब बात करें हम हाल ही में मलयदीपट्टी क्षेत्र में उत्खनन के दौरान 2500 वर्ष पुराना सीढ़ीदार क्या मिला है, कुआं मिला है। ये देख सकते हैं आप, सीढ़ीदार कुआं 2500 वर्ष पुराना। कितने वर्ष पुराना, 2500 वर्ष पुराना। कहाँ से मिला है, मलयदीपट्टी क्षेत्र से। अच्छा, इस क्षेत्र के संबंध में हम बात करें, मलयदीपट्टी क्षेत्र जो है, यहाँ से वर्ष 1930 में, वर्ष 1930 में अंग्रेजी शासन से संबंधित 6 स्वर्ण मुद्राएं भी मिली थी। अंग्रेजी शासन से संबंधित 6 स्वर्ण मुद्राएं भी मिली थी। कब की बात हो रही है, वर्ष 1930 में मलयदीपट्टी जो क्षेत्र है, इसी से ही अंग्रेजी शासन से संबंधित 6 स्वर्ण मुद्राएं क्या हुई थी, यहाँ से मिली थी। अच्छा, मलयदीपट्टी क्षेत्र है, यह तेनकाशी जिले में है। कौन सा जिला आ जाएगा, तेनकाशी जिला। जिला कौन सा जाएगा, तेनकाशी। कौन सा क्षेत्र, मलयदीपट्टी क्षेत्र। जिला कौन सा जाएगा, तेनकाशी जिला। यहाँ से वर्ष 1930 में क्या मिली थी हमको, 6 स्वर्ण मुद्रा, जिनका संबंध किससे था, अंग्रेजी शासन काल से। अच्छा, ऑप्शन की चर्चा करें एक बार, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। सही उत्तर क्या हो जाएगा, कर्नाटक के तेनकाशी जिले के मलयदीपट्टी क्षेत्र से उत्खनन के दौरान लगभग 2500 वर्ष पुराना सीढ़ीदार क्या मिला है, कुआं मिला है। क्या मिला है, सीढ़ीदार कुआं। कहाँ से, मलयदीपट्टी क्षेत्र। जिला कौन सा जाएगा, तेनकाशी। अच्छा, आगे देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्या कर दिया गया है, अनिवार्य कर दिया है। कौन सा राज्य होगा। अच्छा, किया गया राज्य सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए क्या कर दिया है, डोमिसाइल या जो मूल निवास प्रमाण पत्र है आपका, वो क्या कर दिया गया है, इसने लागू कर दिया है। अच्छा, ऑप्शन पे चर्चा करें एक बार, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। सही उत्तर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने क्या किया है कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए अब आपके लिए अनिवार्य डॉक्यूमेंट कौन सा हो जाएगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट या मूल निवास प्रमाण पत्र।
अच्छा अच्छा, ये लागू कब से होगा? ये 1 अगस्त 2026 से। क्या होगा? मूल निवास प्रमाण पत्र या डोमिसाइल सर्टिफिकेट। क्या होगा? मूल निवास प्रमाण पत्र, या इसको डोमिसाइल भी बोल सकते हैं हम, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। मूल निवास प्रमाण पत्र या डोमिसाइल सर्टिफिकेट कब से कब होगा ये लागू? 1 अगस्त 2026 से क्या होगा लागू? 1 अगस्त 2026 से क्या होगा? ये लागू होगा। राज्य कौन सा हो जाएगा? महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा। कौन सी सरकार द्वारा? महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा। अच्छा, लागू किया कितने? उस समय परिवहन मंत्री कौन है? परिवहन मंत्री है प्रताप सरनाईक। प्रताप सरनाईक क्या है? महाराष्ट्र राज्य सरकार में क्या है? परिवहन मंत्री है। किसकी बात हो रही है ये? प्रताप सरनाईक की। ये क्या है? महाराष्ट्र जो राज्य सरकार है उसमें अभी वर्तमान में किस पद पर कार्यरत है ये? परिवहन मंत्री पर कार्यरत है। अच्छा, प्रस्ताव को मंजूरी के लिए विधि एवं न्याय विभाग को क्या है? प्रस्ताव भेजा गया है। मंजूरी के लिए प्रस्ताव किसको भेजा गया है? विधि एवं न्याय विभाग को। परिवहन मंत्री कौन हो गए? प्रताप सरनाईक। सरकार कौन सी हो गई? महाराष्ट्र राज्य सरकार। कब से लागू होगा? 1 अगस्त 2026 से। अच्छा दोस्तों, ये तो हमारे प्रश्न हुए पूरे। अब हम चर्चा करते हैं कुछ वन लाइनर तथ्य के संबंध में। आइए आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहे हैं कि फ्लोरेंस द्वीप। फ्लोरेंस द्वीप कहाँ पर है? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया का बिंतांग जो सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है, जो 35वां राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो कब मिला है इनको? कहाँ मिला है उनको? इंडोनेशिया में। और इंडोनेशिया के अगर हम राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे? प्रबोवो सुबियांतो। अब क्या बात करते हैं? फ्लोरेंस द्वीप कहाँ पर? इंडोनेशिया की गुफाओं में बेगवी फोर्ट। ये किससे संबंधित है? मानव विज्ञान से। अभी हमने चर्चा की थी इनकी कि बेगवी फोर्ट किससे संबंधित है? मानव विज्ञान से। अच्छा, द्वीप कौन सा हो जाएगा? फ्लोरेंस द्वीप, जो कहाँ पर है? इंडोनेशिया। कहाँ पर है? इंडोनेशिया। ठीक है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने क्या किया है? आधे मानव और आधे शरीर वाली, आधे मानव और आधे वानर वाली होबिट प्रजाति। होबिट प्रजाति क्या है? आदि मानव। आधे तो क्या है? वो मानव, और आधे क्या है? वो शरीर से वानर। इसकी प्रजाति के छिपे होने का दावा किया है। क्या हुआ? छिपे होने का दावा किया है। किसने किया है? ग्रेगरी फोर्थ ने। जो क्या है? एंथ्रोपोलॉजिस्ट। कहाँ किया है इन्होंने ये दावा? फ्लोरेंस द्वीप, जो कहाँ पर है? इंडोनेशिया में। क्या किया है इन्होंने कि एक प्रजाति है होबिट प्रजाति, जो शरीर से आधी तो मानव है और आधी क्या है? वानर है। हॉलीवुड अभिनेता और निर्देशक जॉर्ज क्लूनी। हॉलीवुड अभिनेता और निर्देशक जॉर्ज क्लूनी को 83वें वेनिस अंतरराष्ट्रीय फिल्म। वेनिस कहाँ पर है? इटली। और इटली की राजधानी की बात करें तो क्या हो जाएगी? रोम। वेनिस नहीं होगी, इटली की राजधानी क्या हो जाएगी? रोम। तो हॉलीवुड अभिनेता और निर्देशक जॉर्ज क्लूनी को 83वें वेनिस अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में क्या दिया गया है? क्या दिया जाएगा? गोल्डन लॉयन फॉर कैरियर अचीवमेंट पुरस्कार। किसको दिया जाएगा? जॉर्ज क्लूनी को। कब कहाँ दिया जाएगा? वेनिस। वेनिस कहाँ पर? इटली। तो 83वें वेनिस अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में गोल्डन लॉयन फॉर कैरियर अचीवमेंट पुरस्कार किसको दिया जाएगा? जॉर्ज क्लूनी को। अच्छा, ये पुरस्कार का आयोजन पहली बार कब किया गया था? पहली बार किया गया था 1932 ईस्वी में। पहली बार कब किया गया था? 1932 में। और वर्तमान के संबंध में बात करें तो कौन सा आ जाएगा? 83वां इसका क्या आ जाएगा? संस्करण आ जाएगा। पहला कब आया था? वर्ष 1932 ईस्वी में। अच्छा, ये होगा कब? 2 से 12 सितंबर 2026 को। कब होगा? 2 से 12 सितंबर 2026 को वेनिस। और तो वेनिस कहाँ होगा? इटली में होगा। कहाँ होगा? इटली में। और इटली की राजधानी की बात करें तो इटली की राजधानी क्या हो जाएगी? रोम। इटली की राजधानी क्या आ जाएगी? रोम। आयोजन कब से कब तक होगा? 2 से 12 सितंबर 2026। बात करें फातिमा सना की। फातिमा सना का संबंध किससे है? पाकिस्तान से है। और ये पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है उसकी क्या है? कप्तान। पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है उसके हाल ही में कप्तान कौन है? फातिमा सना। फातिमा सना चर्चा में क्यों है? क्योंकि उनको द 100 टूर्नामेंट जिसका आयोजन कहाँ किया जाता है? इंग्लैंड में। तो द 100 टूर्नामेंट में चुने जाने वाली यह पहली पाकिस्तानी महिला क्रिकेटर है। द 100 टूर्नामेंट इंग्लैंड में चुने जाने वाली पहली पाकिस्तानी महिला क्रिकेटर कौन है? फातिमा सना, जो हाल ही में वर्तमान में पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम की क्या है? कप्तान भी है।
अच्छा, द 100 टूर्नामेंट का संबंध किससे हो गया? क्रिकेट से। कहाँ आयोजित किया जाएगा ये? इंग्लैंड में। बात करें हम डूरंड कप, दोस्तों डूरंड कप के संबंध में हमने बड़ी अच्छे से चर्चा करी है कि पहली बार आयोजन किया गया था इसका वर्ष 1888 में भारत के ही शिमला में आयोजित किया गया था। वर्तमान में इसका 135वां संस्करण भी भारत में ही आयोजित किया जाएगा। भारत के 5 शहरों में, रांची, कोलकाता, इम्फॉल, शिलोंग और गुवाहाटी, 5 शहरों में क्या किया जाएगा? इसका आयोजन किया जाएगा। क्या क्या हो जाएंगे? कोलकाता, रांची, इम्फॉल, शिलोंग और गुवाहाटी। और रांची में इसका पहली बार आयोजन किया जाएगा किसका? डूरंड कप का। अच्छा, डूरंड कप का आयोजन कब से कब तक होगा? 25 जुलाई से 23 अगस्त। कब से होगा? 25 जुलाई से 23 अगस्त। किसका होगा? डूरंड कप का। और डूरंड कप खेल जो है किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। तो हाल ही में डूरंड कप की ट्रॉफी का अनावरण हुआ है। क्या? ट्रॉफी का अनावरण। और किसने किया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा डूरंड कप 2026, जिसका आयोजन 25 जुलाई से 23 अगस्त के मध्य भारत के ही 5 शहरों में किया जाएगा। 135वां संस्करण होगा। इसकी ट्रॉफी का अनावरण किसने किया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। बात करें सबांग बंदरगाह की। सबांग बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया में स्थित है। और मलक्का जलडमरू का क्या है? ये प्रवेश द्वार पर स्थित है। कौन सा बंदरगाह है? सबांग बंदरगाह है। इंडोनेशिया में मलक्का जलडमरू है। जलडमरू के संबंध में भी हमने पिछली क्लास में चर्चा करी थी कि ऐसी सक्रिय जल पट्टी जो दो बड़ी जलराशि को क्या करती है? आपस में जोड़ती है। स्थल डमरू मध्य के भी संबंध में भी बात करी थी कि ऐसी सक्रिय भूमि जो या तो दो बड़ी जलराशियों को अलग करती है या दो बड़े स्थल भाग को क्या करती है? जोड़ती है। तो सबांग बंदरगाह जो है इंडोनेशिया में स्थित है। और ये क्या? मलक्का जलडमरू का क्या है? प्रवेश द्वार पर स्थित है। अच्छा, बात करें हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स क्या है? इंडोनेशिया की क्या है? संसद है। इंडोनेशिया संसद को क्या कहा जाता है? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। बात करें हम नॉर्वे के। अच्छा, फीफा विश्व कप चल रहा है अभी। तो फीफा विश्व कप का पहली बार आयोजन हुआ था वर्ष 1930 में। कहाँ किया? मेजबान देश कौन सा था? उरुग्वे था। और वर्तमान में मेजबान देश 3 है, अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा। तो हाल ही में क्या किया था? नॉर्वे ने 5 बार की चैंपियन ब्राजील को 2-1 से हराकर, और इसके जो नॉर्वे के वर्ल्ड कप इतिहास में पहली बार क्वार्टर फाइनल में कौन गया? नॉर्वे। नॉर्वे ने जब से फुटबॉल वर्ल्ड कप में भाग लेना शुरू किया तब से लेकर और वर्ष 2026 में पहली बार क्या किया? इसने ब्राजील को 2-1 से हरा के वो पहली बार क्या किया? क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा दी गई प्रमुख नियुक्तियां। हाल ही में भारत सरकार द्वारा दी गई प्रमुख नियुक्तियों के संबंध में चर्चा करें। जब पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो जो किसके अधीन है? गृह मंत्रालय के अधीन है। किसके अधीन है? गृह मंत्रालय के अधीन है। और केंद्रीय गृह मंत्री व सहकारिता मंत्री कौन हो जाएंगे? अमित शाह है। तो पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? आलोक मित्तल को। किसको नियुक्त किया गया है? आलोक मित्तल को। ये क्या देंगे? पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के महानिदेशक कौन? आलोक मित्तल। बात करें हम राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के प्रमुख। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के प्रमुख कौन हो जाएंगे? अमित गर्ग। ये भी क्या है? गृह मंत्रालय के अधीन है। एक तो बात करिए हमने पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो जो किसके अधीन है? गृह मंत्रालय के। इसके महानिदेशक कौन हो जाएंगे? आलोक मित्तल। फिर बात करें हम राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, ये भी किसके अधीन है? गृह मंत्रालय के। इसके प्रमुख कौन हो जाएंगे? अमित गर्ग। फिर बात करते हैं हम सरदार पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, जो कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में। ये क्या है? राष्ट्रीय स्तर की पुलिस अकादमी। सरदार पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। इसके निदेशक कौन हो जाएंगे? सुजीत पांडे। सुजीत पांडे तो किसके निदेशक हो गए? राष्ट्रीय पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद के निदेशक। अमित गर्ग क्या हो गए? राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के प्रमुख। बात करें हम आलोक मित्तल की। आलोक मित्तल क्या देंगे? पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के महानिदेशक। अच्छा दोस्तों, कुछ मंत्रियों की बात करते हैं हम। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन हो जाएंगे? भूपेंद्र यादव। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन हो जाएंगे? भूपेंद्र यादव।
अच्छा दोस्तों, शिशिर बजाज। शिशिर बजाज क्या है? बजाज समूह के पूर्व अध्यक्ष। बजाज जो समूह है इसके पूर्व अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? शिशिर बजाज। बजाज समूह के क्या हो जाएंगे? पूर्व अध्यक्ष। कौन? शिशिर बजाज। बजाज जो समूह है, बजाज समूह के पूर्व अध्यक्ष। बजाज समूह के पूर्व अध्यक्ष है, ये हाल ही में चर्चा में क्यों है? क्योंकि इनको क्या दिया गया है? महाराष्ट्र गौरव सम्मान। क्या दिया गया है इनको? महाराष्ट्र का गौरव सम्मान पुरस्कार दिया गया है। किसको? शिशिर बजाज को। अच्छा, शिशिर बजाज जो क्या है? बजाज समूह के पूर्व अध्यक्ष है। और ये हमारा आयोजित कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में। कहाँ आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में। शिशिर बजाज को नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में महाराष्ट्र का गौरव पुरस्कार से क्या किया गया है? इनको सम्मानित किया गया है। अच्छा दोस्तों, अब हम राजस्थान सूरज के संबंध में भी चर्चा करते हैं कि राजस्थान जो है देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसके साथ इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने क्या किया है? समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। कौन? राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य है जिसके साथ इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने क्या किया है? हस्ताक्षर किए हैं। किस पे किए हैं? फ्रेमवर्क फॉर एक्शन एडवांस क्लीन एनर्जी एंड ड्राइवन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। किसने किया है? फ्रेमवर्क फॉर एक्शन एडवांस क्लीन एनर्जी ड्राइवन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये संबंधित किससे है? स्वच्छ ऊर्जा से। किससे संबंधित है? स्वच्छ ऊर्जा से। किससे संबंधित है? स्वच्छ ऊर्जा से। अच्छा, स्वच्छ ऊर्जा कहते किसे हैं? वह ऊर्जा जो नगण्य ग्रीन हाउस गैसों या विषैली गैसों का क्या करती है? उत्सर्जन कम करती है। कौन सी? स्वच्छ ऊर्जा। ग्रीन हाउस गैस में कौन कौन सी हो जाएगी? नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प, मीथेन और कौन सी हो जाएगी? नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प और मीथेन। ये किसमें आ जाएगी? ग्रीन हाउस गैस में। तो स्वच्छ ऊर्जा के संबंध में इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने किसके साथ समझौता किया है? राजस्थान के साथ समझौता किया है। अच्छा, उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य जो ये समझौता जो हस्ताक्षर किए हैं, इसका उद्देश्य क्या है? कि राजस्थान में भविष्य की ऊर्जा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किसके संबंध में कार्य करना है? स्वच्छ ऊर्जा के संबंध में क्या है? कार्य करना है। और स्वच्छ ऊर्जा के संबंध में भी विशेष रूप से क्या आ जाएगी? सौर ऊर्जा। मतलब विशेष रूप से सौर ऊर्जा के संबंध में क्या करना है? कार्य करना है या क्या करना है? इसका विस्तार करना है। स्वच्छ ऊर्जा का पता पड़ गया आपको कि स्वच्छ ऊर्जा क्या हो जाएगी? वह ऊर्जा जो नगण्य ग्रीन हाउस गैस का क्या करती है? उत्सर्जन करती है। अच्छा, इसमें भी कौन सी ऊर्जा आ जाएगी? मुख्य रूप से सौर ऊर्जा। बात करें हम ऊर्जा सचिव की। ऊर्जा सचिव कौन हो जाएगी? आरती डोगरा। आरती डोगरा क्या हो जाएगी? ऊर्जा सचिव। अच्छा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अगर हम महानिदेशक की बात करें तो महानिदेशक कौन हो जाएंगे? आशीष खन्ना। जो किसके हैं? इंटरनेशनल सोलर अलायंस के, जिसने राजस्थान के साथ में क्या किया है? समझौते पर हस्ताक्षर किया है। किसको संबंध में? स्वच्छ ऊर्जा के संबंध में। आरती डोगरा क्या हो गए? ऊर्जा सचिव। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस के महानिदेशक कौन हो जाएंगे? आशीष खन्ना। अच्छा, राजस्थान के संबंध में अगर हम वर्तमान के संबंध में अगर हम सौर ऊर्जा की बात करें तो सौर ऊर्जा जो है राजस्थान में क्षमता 24 गीगावाट से अधिक किसकी क्षमता है राजस्थान में? सौर ऊर्जा की। और कुल स्वच्छ ऊर्जा की बात करें तो कुल स्वच्छ ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 48 गीगावाट, लगभग 48 गीगावाट। अगर राजस्थान के संबंध में केवल सौर ऊर्जा के संबंध में बात करें तो क्षमता कितनी हो जाएगी? 24 गीगावाट। और कुल स्वच्छ ऊर्जा मतलब वे क्या जाएगी? जो क्या करेगी? कम या नगण्य ग्रीन हाउस गैस का क्या करेगी? उत्सर्जन। तो वे स्वच्छ ऊर्जा सब किसमें लगभग कितनी हो जाएगी? 48 गीगावाट। आशीष खन्ना कौन हो जाएंगे? इंटरनेशनल सोलर अलायंस के महानिदेशक। अच्छा, सौर ऊर्जा की क्षमता की बात करें तो कितनी अधिक हो जाएगी? 24 गीगावाट। और कुल स्वच्छ ऊर्जा की बात करें तो कितनी हो जाएगी? लगभग 48 गीगावाट। अच्छा, लक्ष्य की बात करें तो लक्ष्य क्या रखा है? लक्ष्य रखा है कि राजस्थान इंटीग्रेटेड क्लीन एनर्जी पॉलिसी में 125 गीगावाट मतलब 48 गीगावाट से बढ़ाकर कितना करना है हमको? 125 गीगावाट। कितना करना है? 125 गीगावाट। अच्छा, किया किसमें ये प्रावधान? राजस्थान इंटीग्रेटेड क्लीन पॉलिसी में कि राजस्थान की जो स्वच्छ ऊर्जा की क्षमता लगभग 48 गीगावाट है, इसको बढ़ाकर कितना करना है हमको? 125 गीगावाट। कितना करना है? 125 गीगावाट। अच्छा, ऊर्जा सचिव तो क्या हो गए? आरती डोगरा। ऊर्जा सचिव जो है, ऊर्जा सचिव क्या हो गई? आरती डोगरा।
ऊर्जा सचिव के संबंध में बात करें हम तो ऊर्जा सचिव तो क्या हो जाएगी हमारे आरती डोगरा। और ऊर्जा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कौन हो जाएंगे? हीरालाल नागर। कौन हो जाएंगे? हीरालाल नागर। ये कौन हो जाएंगे? आरती डोगरा। और ऊर्जा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार ये कौन हो जाएंगे? हीरालाल नागर। क्षमता 48 गीगावाट से बढ़ाकर कितने का प्रयास किया जा रहा है? 125 गीगावाट लक्ष्य रखा है। बात करें नगरीय विकास एवं आवासन यूडीएच मंत्री। नगरीय विकास एवं आवासन यूडीएच मंत्री कौन हो जाएंगे? झाबर सिंह खर्रा। हीरालाल नागर तो क्या हो जाएंगे? ऊर्जा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। और झाबर सिंह खर्रा क्या हो जाएंगे? नगरीय विकास एवं आवासन यूडीएच मंत्री। कौन? झाबर सिंह खर्रा। पैक्स दोस्तों, पैक्स के संबंध में हमने बात करी थी कि राजस्थान ने हाल ही में 1977 एम पैक्स का क्या किया है? गठन किया है। 1977 कितने एम पैक्स का क्या किया है? गठन किया है। और इसमें एम पैक्स में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। एम पैक्स में जो है राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। अच्छा, हम बात करते हैं पैक्स कंप्यूटरीकरण अभियान। इसके तहत ऑनलाइन लेन देन के मामले में भी राजस्थान देश में पहले स्थान पर है। ऑनलाइन लेन देन के मामले में भी राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। पहले हमने बात करी थी, कल की क्लास में बात करी थी हमने कि 1977 एम पैक्स में राजस्थान का कौन सा स्थान हो गया? पहला स्थान हो गया था। और वही पैक्स प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी का जो डिजिटाइजेशन हुआ था, डिजिटीकरण हुआ था कंप्यूटरीकरण अभियान के तहत, उसमें क्या है? पैक्स के माध्यम से ऑनलाइन लेन देन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? देश में पहला स्थान है। जब बात करें नर्मदा अवार्ड, नर्मदा अवार्ड से संबंधित राज्य कितने हैं? 4। ये कितने राज्य से संबंधित है? 4 राज्यों से संबंधित है। नर्मदा नदी के जल के बंटवारे को लेकर और सरदार सरोवर परियोजना, इससे जुड़े खर्चों के लिए 4 राज्यों के साथ में समझौता हुआ था। कब हुआ था? ये वर्ष 1989 में। कब हुआ था? वर्ष 1989 में। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ये जो 4 राज्य हैं, इनके मध्य नर्मदा नदी के जल के बंटवारे को लेकर और सरदार सरोवर जो परियोजना है, इसके खर्चे को लेकर क्या हुआ था? इनके मध्य एक समझौता हुआ था। उसे किस नाम से जाना जाता है? नर्मदा अवार्ड, नर्मदा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल अवार्ड। नर्मदा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल अवार्ड। नर्मदा नदी के पानी के बंटवारे और सरदार सरोवर परियोजना से जुड़े खर्चों के लिए 4 राज्यों के संबंध में कौन? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में 1989 में क्या हुआ? एक ऐतिहासिक समझौता हुआ। अच्छा, वर्तमान में ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि वर्तमान में क्या हुआ है, इनका ये जो लंबित भुगतान था, इस लंबित भुगतान पे क्या हो गया है? फैसला हो गया है कि किस राज्य को कितना कितना पेमेंट करना पड़ेगा, कितना कितना खर्च वहन करना पड़ेगा। ये क्या हो गया? ये फैसला हो गया। कब हुआ? वर्तमान जुलाई 2026 में। अच्छा, इसमें मुख्यमंत्री कौन कौन थे? ये जो समझौता हुआ भी है, जो बंटवारे पे जो अभी फैसला आया है, इस समय मुख्यमंत्री कौन कौन है? वर्ष 2026 की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? वर्ष 2026 की। समझौता हुआ कब था? वर्ष 1989 में। तो गुजरात के मुख्यमंत्री की बात करें तो कौन हो जाएंगे इसमें? भूपेंद्र पटेल। भूपेंद्र पटेल कहाँ के मुख्यमंत्री? गुजरात के। बात करें राजस्थान के मुख्यमंत्री, ये तो सभी को पता है कि वो कौन हो जाएंगे? भजन लाल शर्मा। बात करें हम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? डॉक्टर मोहन यादव। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की बात करें तो कौन हो जाएंगे? देवेंद्र फडणवीस। ये कहाँ के हो जाएंगे? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? भूपेंद्र पटेल। और राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? भजन लाल शर्मा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? डॉक्टर मोहन यादव। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? देवेंद्र फडणवीस। अच्छा, आगे बात करते हैं हम RIC, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर। क्या कहते थे? RIC में विदेशी संपर्क स्टेट आउटरीच कॉन्फ्रेंस। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। RIC कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। यहाँ पर विदेशी संपर्क स्टेट आउटरीच कॉन्फ्रेंस का क्या किया गया जाएगा? आयोजन। कब होगा यह आयोजन? 16 जुलाई को। 16 जुलाई को किसका आयोजन होगा? विदेशी संपर्क स्टेट आउटरीच कॉन्फ्रेंस। कहाँ पर होगा? राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर RIC जयपुर में। कब होगा? 16
जुलाई को होगा। अगर इससे संबंध में कुछ और अन्य जानकारी देखते हैं, अध्यक्ष कौन होगी इस कॉन्फ्रेंस के? अध्यक्ष कौन होगी? श्री प्रिया रंगनाथन, जो क्या है विदेश मंत्रालय के क्या है सचिव। अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? श्री प्रिया रंगनाथन, जो क्या हो जाएंगे विदेश मंत्रालय के सचिव। हम बात करें राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव, ये जरूर चर्चा में रहते हैं हमेशा, कौन हो जाएंगे? श्री वी निवास, ये क्या हो जाएंगे? राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव। अच्छा, ये जो कॉन्फ्रेंस है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है फर्जी एजेंट और अवैध प्रवासन। एक देश से दूसरे देश में जब व्यक्ति जाता है तो वह क्या करता है? फर्जी एजेंटों के चंगुल में फंस जाता है, मतलब पैसा ले लेते हैं लेकिन आपको दूसरे देश में जाने के लिए आवश्यक जो डॉक्यूमेंट है वो उपलब्ध नहीं करवा करवा पाते। कौन? फर्जी एजेंट। तो फर्जी एजेंट और अवैध प्रवास है, मतलब बिना लीगल डॉक्यूमेंट के दूसरे देश में प्रवास करना, वो क्या जगह? अवैध प्रवासन। तो इससे बचाव के उपायों की क्या दी जाएगी? जानकारी दी जाएगी। किसमें दी जाएगी? RIC में आयोजित कॉन्फ्रेंस में। कब? 16 जुलाई को। और इसमें साथ ही साथ में क्या होगा कि विदेश में जो भी श्रमिक, जो भी कार्यरत भारतीय नागरिक या श्रमिक है, इनके हित व कल्याण को क्या किया जाएगा? सुनिश्चित किया जाएगा। एक तो क्या जाएगा? फर्जी एजेंट और अवैध प्रवासन को रोका जाएगा, और जो विदेश में भारतीय नागरिक या जो भी कार्यरत श्रमिक है, इनके हित और कल्याण को क्या किया जाएगा? सुनिश्चित किया जाएगा। और क्या किया जाएगा? इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। क्या मिलेगा? पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही साथ क्या प्रवासी समुदाय, जो भी व्यक्ति बाहर रह रहा है, उसको क्या किया जाएगा? उसके साथ सहभागिता को क्या किया जाएगा? बढ़ाया जाएगा। मतलब वो उनको क्या बोला जाएगा कि देश में जो राज्य या जगह है वहां पर क्या विकास कार्य में क्या किया जाएगा? उनका सहयोग लिया जाएगा। अच्छा, ये जो विदेश संपर्क कार्यक्रम है इसका पहली बार राजस्थान में आयोजन किया जा रहा है। विदेश संपर्क जो कार्यक्रम है जिसका आयोजन 16 जुलाई को RIC जयपुर में होगा। राजस्थान के संबंध में बात करें तो पहली बार क्या होगा? इसका राजस्थान में आयोजन होगा। और शुरू कब से हुआ था? विदेश मंत्रालय द्वारा वर्ष 2017 में। कौन सा कार्यक्रम? विदेश संपर्क कार्यक्रम। अच्छा, ये कौन कौन से जगहों पे आयोजित किया जा चुका है? देखिए, तेलंगाना, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा, पंजाब, त्रिपुरा, बिहार, उत्तराखंड और आंध्र प्रदेश, इन जगह क्या किया जा चुका है? विदेश संपर्क कार्यक्रम आयोजित किया जा चुका है। पहली बार कब आया? वर्ष 2017 में। और राजस्थान के संबंध में वर्ष 2026 में इसका पहली बार आयोजन किया जाएगा। अच्छा, वाणिज्य कर विभाग द्वारा करदाताओं के लिए फेसलेस एंड रेंडमाइज्ड स्क्रूटनी व्यवस्था की गई है? लागू की गई है। अच्छा, ये बात किसके संबंध में हो रही है? राजस्थान के संबंध में। किसके संबंध में बात हो रही है? ये राजस्थान के संबंध में। तो राजस्थान के संबंध में वाणिज्य कर विभाग द्वारा करदाताओं के लिए क्या किया गया है? ऑनलाइन क्या किया गया? ऑनलाइन प्रोग्राम चलाया गया है। ऑनलाइन प्रोग्राम चलाया गया है। फेसलेस एंड रेंडमाइज्ड स्क्रूटनी व्यवस्था की गई, क्या की गई है? लागू की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है भ्रष्टाचार को रोकना। मुख्य रूप से उद्देश्य क्या जाएगा इसका? भ्रष्टाचार को रोकना। क्या जाएगा? भ्रष्टाचार को रोकना। किसके द्वारा हो रहा है? वाणिज्य कर विभाग द्वारा। क्या किया जाएगा? मुख्य रूप से उद्देश्य की बात करें तो क्या हो जाएगा? भ्रष्टाचार को रोकना। इसमें जो कर विवरणी है इसकी पारदर्शी और निष्पक्ष जांच की जाएगी, जिससे क्या होगा? भ्रष्टाचार मुक्त क्या करना है? इसको बनाना है। मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा? जो भी वाद विवाद है उनकी निष्पक्ष जांच होगी, और जांच को क्या बनाया जाएगा? पारदर्शी बनाया जाएगा, और भ्रष्टाचार मुक्त किया जाए, इसको बनाने का लक्ष्य रखा गया है। और इसमें क्या होगा? जो भी मामलों का चयन या आवंटन होगा वह कंप्यूटर एडेड रैंडम प्रणाली से होगा। मतलब जो भी मामले होंगे उनका चयन, या जो भी विवाद है हाल ही में, उनका चयन और आवंटन का जो है वो कैसे किया जाएगा? कंप्यूटर एडेड रैंडम प्रणाली से होगा। मतलब इसमें क्या होगा? इसमें आपको फेस टू फेस किसी से भी नहीं मिलना पड़ेगा। मतलब फेस टू फेस जो है करदाता और विभागियों के मध्य अनावश्यक संपर्क नहीं होगा। साथ प्रोग्राम जो कैसे होगा? ऑनलाइन होगा, जिससे क्या होगा? जांच पारदर्शी, निष्पक्ष और भ्रष्टाचार मुक्त होने की क्या होगी? संभावना होगी। इसमें करदाताओं और विभागीय अधिकारियों के बीच अनावश्यक प्रत्यक्ष संपर्क की आवश्यकता को क्या कर दिया गया है? कम होगी। और प्रक्रिया को क्या करेगा? निष्पक्ष और पारदर्शी बनेगी। कैसे माध्यम से बनेगी? ऑनलाइन माध्यम से की बनेगी। मतलब सारा प्रोसेस है जो वो ऑनलाइन किया जाएगा, जिससे क्या होगा? जांच पारदर्शी, निष्पक्ष और भ्रष्टाचार मुक्त होगी। और जो
करदाता और विभागीय अधिकारी हैं, इनके बीच में अनावश्यक संपर्क की आवश्यकता नहीं होगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक रिवाइज करते रहिए। तो जय हिंद, राधे राधे।